उत्तराखंड में शहरी निकायों के चुनावों की सरगर्मी के बीच एक सवाल है कि चुनाव लड़ रहे कितने लोगों को पता होगा कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें करना क्या है। जिस नगर निकाय का चुनाव वे लड़ रहे हैं उसके जिम्मे कौन कौन से काम होते हैं, उन कामों के लिए उस निकाय के पास कितना फंड होता है और उन कामों को करवाने के लिए उनके पास संसाधन कितने हैं। मुझे नहीं लगता कि 10% से ज्यादा उम्मीदवारों को ये बात पता होगी। आम लोगों की तो बात ही क्या है। मैं आपको एक ऐसी बातचीत में शामिल कर रहा हूं जिससे आपकी समझ में आएगा कि नगर निकायों को सरकार ने किस तरह कमजोर कर दिया है और अब उनकी हालत क्या है। पहले बातचीत में शामिल महानुभावों का आपसे परिचय करवा देता हूं। आप हैं नंद नंदन पांडे जी, उत्तराखंड के शिक्षा निदेशक रह चुके हैं और लगातार जन संघर्षों में शामिल रहते हैं। स्थानीय निकायों के कामकाज को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं। बातचीत में शामिल दूसरे महानुभाव हैं अजय जोशी जी, श्रम योग संस्था के संयोजक हैं। श्रम योग संस्था का अल्मोड़ा और अन्य जिलों में उल्लेखनीय काम है, खासकर महिला सशक्तिकरण के मामलों में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मैं सीधे ले चलता हूं आपको नंद नंदन पांडे जी और अजय जोशी जी के पास। दोनों की बातचीत सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में फंड, फंक्शन और फंक्शनरी के मामले में क्या स्थिति है उत्तराखंड के नगर निकायों की। आपके समय का ध्यान रखते हुए ये बातचीत मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। अजय जोशी जी, आप इसको प्रारंभ करें। जी, धन्यवाद भट्टी। और सबसे पहले आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और बड़ा वाजिब विषय है क्योंकि इस समय हमारे राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं और ये समय है कि जब हम देखें कि वो वास्तव में कितनी मजबूत है और जो अवधारणा है कि लोकतंत्र को धरातल तक पहुंचाना, क्योंकि जो स्थानीय निकाय हैं वो स्थानीय स्तर पर अपने विकास की को तय करना, कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्या हम चाहते हैं, उसके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी की बात है। लेकिन मैं पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट देख रहा था जो थोड़ा सा पीछे की है, 2015-16 से 2021 तक, मार्च 2021 तक के देखा गया कि जो 74th अमेंडमेंट हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा स्थानीय निकायों की नई व्यवस्था हमारे बीच में आई, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात थी कि वो कैसे संचालित होंगे। तो देखिए, सवाल ये होता है कि हम ये कैसे पता करें कि ये वास्तव में कितने मजबूत हैं और अपने कामों को कितना कर पा रहे हैं। तो इसमें एक तरीका ये है इनको देखने का कि इसमें 3F कहा जाता है कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, कि इनके पास फंड कितना है, इनके फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहे हैं और इनके पास काम करने के लिए लोग कितने हैं। तो मैं कैग की रिपोर्ट का हवाला देके ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में जैसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और वो 12वीं अनुसूची में 18 विषय कहे गए कि ये 18 विषय हैं जिन पर नगर निकाय काम करेंगे, ये इनके फंक्शन होंगे। हमारे राज्य में जो कैग की रिपोर्ट कहती है ये 18 विषय अभी स्थानांतरित ही नहीं हुए हैं स्थानीय निकायों को, उसमें से 14 विषय स्थानांतरित हुए हैं। लेकिन जो 4 विषय स्थानांतरित नहीं हुए हैं, मैं कैग की रिपोर्ट का ही कहता हूं, तो वो कहते हैं कि शहरी नियोजन सहित नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनिमय और भवन निर्माण, जलापूर्ति और अग्निशमन सेवाएं, ये ट्रांसफर नहीं हुई है। अब ये जो इसमें से 2 विषय हैं, नियोजन का जो विषय है, नगर नियोजन का विषय जो है, ये पहला विषय है उन 18 विषयों में, और दूसरा भूमि के विनिमय का विषय है। तो जब तक हमको अपने नगर के लिए नियोजन का अधिकार हम जनता को नहीं देना चाहते, तो तब तक क्या काम उसका। नगर निगम का फिर काम क्या है? नगर निगम का तो पहला काम यह है, ठीक है, उसके बाकी 18 पूरे सब्जेक्ट हैं और उनमें दूसरे काम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला काम है नगर के नियोजन में स्थानीय लोगों की भागीदारी।
तो वो अभी काम दिया ही नहीं गया है नगर निगमों को। तो नहीं जोशी जी, मेरा यहाँ पर आपसे ये कहना था ना कि ये बात तो आपने सही कि जब नियोजन करने का उससे कोई अधिकारी नहीं जो योजना, पर मैं ये भी समझता हूँ कि नियोजन वो कब करे, कैसे करे, उसे पता तो हो कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, क्या मेरे पास फंड्स हैं। क्योंकि नियोजन तो करने को आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, परंतु मूल चीज ये है कि इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आपका अध्ययन काफी गहरा है इसमें। तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। इसमें अब देखिए दूसरी बात क्या है ना, नियोजन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, नियोजन के लिए आपको इसके बाद फंक्शनरीज भी चाहिए होंगे, कार्मिक चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। ठीक है, जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे, लेकिन जो सरकार के लोग हैं उसमें उनकी भी एक भूमिका बनती है, भागीदारी बनती है। मैं कैग की रिपोर्ट में ही देख रहा था कि हमारे वहां मैं थोड़ा सा फिर इंटरवीन कर, जी जी जी, आप उस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट करें कि क्या बिना रिसोर्सेज का पता हुए या बिना फंड्स क्या हमारे पास मैं फंड, क्या कोई नियोजन हो सकता है? मैं फंड में तीसरे नंबर पे आता हूं, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। तो मैं पहले फंक्शन की बात कर रहा था, फिर फंक्शनरी की बात करके मैं फंड पे आऊंगा। तो फंक्शनरीज में क्या है कि देखिए 853 स्वीकृत पद हैं, केंद्रीकृत पद, और इसमें से 209 ही कार्यरत हैं, बाकी 75% जो है वो है, और बाकी 75% पद खाली है। नहीं, ये संख्या आप कहां की बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूं आपको शहरी स्थानीय निकाय में जनशक्ति की जो स्थिति है। और गैर केंद्रीकृत है 1038 पद, जिसमें से सिर्फ 366 पद भरे हुए हैं, और आउटसोर्स के 8842 पद हैं, जो सिर्फ 3000 पद भरे हुए हैं। मैं आपको पूरे राज्य के जो नगर निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर आप ये जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये जो उत्तराखंड की जो नगर निकाय जो स्वीकृत पद हैं उनका दे रहा हूं। ठीक, तो उसमें से इतने कम पद हमने अभी भरे हुए, बाकी पद खाली है। तो देखिए, एक तो फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नियोजन वाला फंक्शन, वो दिया नहीं है। दूसरा, कार्मिकों की संख्या इतनी कम है। अब तीसरे नंबर पे फिर फंड आता है। फंड की स्थिति थोड़ी सी अलग है, मैं इसको अंत में इसलिए ले रहा था। पहली बात तो यह है कि नगर निकाय जो है वो पूरा फंड जितना उनके पास है भी उसको खर्च करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपके पास कार्मिक नहीं है, और सबसे बड़ा काम जो नियोजन का काम है वो आपके पास है ही नहीं। तो हालांकि मतलब इनको जो मुख्य इनका फंड के स्रोत हैं, देखिए, एक तो राज्य वित्त से पैसा मिलता है, एक केंद्र वित्त से पैसा मिलता है, और उनके अपने स्रोत है, जैसे वो लोग भवन कर से पैसा, जैसे देहरादून नगर निगम का देखा है तो इन्होंने अब से मतलब ये 50 करोड़ के आसपास रुपया जो है वहां से उगाते हैं। लेकिन सवाल दूसरा है कि जो फंड इनके पास हैं उसका एक बड़ा हिस्सा अपने कर्मचारियों के वेतन पे वो खर्च करते हैं। यहां पर सरकार के सपोर्ट की जरूरत थी। जो कर्मचारियों का वेतन वाला मसला है, जो उनके पास राज्य वित्त, केंद्र वित्त का अपना पैसा है, या अपने संसाधनों से, जैसे उदाहरण के तौर पे भवन कर से वो जो उगाते हैं पैसा, उसका वो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि वो कर्मचारियों के तनख्वाह पे खर्च हो। तो फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, इन तीनों ही स्तरों पे बड़ी कमजोरी है अभी फिलहाल वर्तमान में। पर जो आपने बात कही ना अभी, एक और तो आपने बताया कि सब फंक्शनरी नहीं है, जो कार्मिक होने चाहिए वही नहीं है, और जितने हैं उनको भी वेतन नहीं दिया जा सक रहा है। मैं फंड को इसलिए प्राथमिकता दे रहा हूं कि वो फंड तो इसलिए है कि हम नगर का विकास करें, उन विषयों पे जो विषय उसको अधिकृत संवैधानिक रूप से हैं। अब ये बात तो सत्य है कि जब कोई एक्ट ही नहीं बना है, या वो बिल्कुल दिया ही नहीं गया है वो कोई इस तरह का पावर, जैसे ग्राम के उसमें तो कम से कम ये कहा गया है कि साहब ये विषय है, और इतना कुछ कहा गया है, कुछ एक्ट भी उसमें है, परंतु स्थानीय निकाय पर तो ये भी नहीं है। तो अब जब मान लीजिए पैसा हो भी जाएगा और पूरे कार्मिक रखेंगे, तब तो और भी ज्यादा तनख्वाह के लिए चाहिए पड़ेगा, तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पैसा है, जो बजट है, या जो उसके पास धनराशि की जो उसको आवश्यकता है इस विकास को कार्य करने के लिए, जो 18 सूची में संवैधानिक रूप से दिया गया है, जो आज 25 साल से ऊपर हो गया, वो उस पर कुछ जमीन में नहीं है। तो उस फंड के बारे में आप क्या सोचते हैं कि बिना उसके, जब खुद ही आप बता रहे हैं कि साहब 50 करोड़ रुपया उतने में उतने की तनख्वाह भी नहीं दी जा सकती, इसका मतलब तो कोई भी काम नहीं कर सक रहे हैं। तो नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि फंड बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 50 करोड़ रुपए तो मैं जो कह रहा था वो भवन कर से उनको आ रहा है, बाकी उनको राज्य वित्त और केंद्र वित्त से भी पैसा मिल रहा है। पर मैं दूसरी बात इसमें आपकी बात के साथ ये बात जोड़ना चाह रहा हूं कि जो फंड है भी,
उसके यूटिलाइजेशन कैसे हो, अभी तो ये दिक्कत है। फंड की कमी है वो बात तो एक है ही है, क्योंकि अभी देखिए देहरादून के संदर्भ में तो ऐसा भी हुआ है कि जो फंड की कमी ऐसे भी है, यहां पहले 69 वार्ड्स थे और बाद में फिर कोई 72 पंचायतों को जोड़ के 29-30 वार्ड और जोड़े गए। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यहाँ के अधिकारी ये बता रहे थे कि अभी जो राज्य वित्त और केंद्र वित्त से पैसा मिल रहा है वो 69 वार्ड्स के हिसाब से मिल रहा है। जो नए वार्ड शामिल किए गए हैं उनके हिसाब से अभी पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो फंड ही कम मिल रहा है। तो एक तो है कि कितना फंड है, दूसरा यह है कि उस फंड का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर तीसरी बात यह भी जरूर है कि जब नगर नियोजन का काम आप नगर निकायों को दे देंगे और वो अपने विकास की योजनाएं बनाने लगेंगे, तब उनको वित्त की जरूरत होगी, फंड की जरूरत होगी, तब उनके पास फंड हर हालत में कम हो जाएगा। मैं एक रिपोर्ट अभी देख रहा था कि यहाँ पिछला जब बजट डिस्कस हो रहा था इनका, तो हर वार्ड ने अपने लिए 20 लाख रुपए की मांग की, हर पार्षद ने, कि इतना विकास कार्य हम अपने वहां करना चाहते हैं। तो वो प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर आप उस तरह से देने लगेंगे पैसा, फिर तो पैसा है ही नहीं, फिर पैसे की बहुत कमी है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं। एक तो ये फंक्शनरी का मसला है, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। आपको फंक्शनरीज बढ़ाने पड़ेंगे, आपको फंक्शन पूरे 18 विषय पूरे देने चाहिए, क्योंकि जो 14 विषय आपने दिए भी हैं उसमें भी कैग की रिपोर्ट ये कहती है उसमें से कुछ तो पूरे दे दिए हैं आपने, लेकिन कुछ आंशिक रूप से ही दिए गए। तो आप दीजिए ना पूरे, जब 18 विषय उसमें लिखे हैं 12वीं अनुसूची में, आप 18 विषय दीजिए और उस पर लोकल गवर्नमेंट को काम करने दीजिए, उनको उसको करते हुए गलतियां करने दीजिए, अपनी गलतियों से सीखने दीजिए और सीख के उनको मजबूत होने दीजिए। प्रक्रिया तो यह है कायदे में लोकतंत्र की प्रक्रिया जो होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह से अभी नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और यहां पर फिर मैं थोड़ा सा क्यों इसको जोर दे रहा हूं कि सब कुछ हो जाएगा, परंतु सबसे बड़ी चीज होगी जब वो विकास कार्यों को करने की बात होगी, जैसे आपने कहा 20 लाख रुपया इनको दिया जाएगा, तब वो उनकी मांग होती है कि तब हम वहां के कर सकेंगे। तो ये पैसा आने का वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि ये सब कुछ करना होगा। 18 विषय भी अगर दे दिए और उसमें से चलो 2-4 ही विषय में वो काम कर रहा है, फिर तनख्वाह भी देनी है, तो ये सारे को मैनेज करने के लिए वो जो रिसोर्सेज की स्थिति है, क्या उसके और भी आप कुछ प्रकाश डाल सकेंगे? बिल्कुल, जब आप पूरे 18 विषय नगर निकायों को दे देंगे और जब वो उस पर काम करने लगेंगे, तो बिल्कुल उनको इसके लिए वित्त की जरूरत होगी, ज्यादा वित्त की जरूरत होगी। और उसके लिए जो हमारे राज्य वित्त आयोग है या फिर केंद्र का अपना वित्त आयोग है, वहां ये बात जानी चाहिए कि एलोकेशन बढ़ना चाहिए। फिर इनके लिए जब आप इनको दे देंगे तो फिर तो एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा ना। उसमें 2 रास्ते हैं, एक तो है कि वो जो अपनी आमदनी कर रहे हैं वो उनके खुद की आमदनी के स्रोत भी बढ़े, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उनको वित्त मिलता है, वित्त मतलब टैक्स में जो उनका हिस्सा, जो जनता अपना वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका बंटवारा कैसे होगा ये डिसीजन लेता है, तो उसके बंटवारे में उनका हिस्सा बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पर मेरा प्रश्न थोड़ा सा इससे आपसे उससे थोड़ा सा हटके है। मेरा ये कहना है कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए सड़कें भी खुद भी रही हैं, बन भी रही हैं, पाइप भी पड़ रही है, ये भी पड़ रहे हैं, मतलब काम कई हो भी रहे हैं, तो आखिर कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। तो ये किसके पास आ रहा है वो, और कौन उसके किसके पास आना चाहिए? तो वर्तमान स्थिति क्या है? और जो आपने कहा कि वित्त आयोग यहाँ का देगा या सेंटर से कुछ मिलेगा, तो क्या कोई उसका नॉर्म बना हुआ है या कुछ कि भाई इतना % होगा या ये होगा? तो वर्तमान स्थिति को थोड़ा स्पष्ट वो नॉर्म वित्त आयोग ही बनाता है, वही ये तय करता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसका एलोकेशन कैसे होगा, ये वही तय करता है, वित्त आयोग ही तय करता है, जिसको हम राज्य वित्त का पैसा कहते हैं। लेकिन सवाल ये है ना, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में जो राज्य वित्त का पैसा आता है, ग्राम पंचायतें उसको खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये ग्रामीण बैठ के अपनी ग्राम सभा में तय कर सकते हैं कि हम इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, लेकिन नगर निकायों के पास अभी नियोजन का अधिकार ही नहीं है। तो वो अगर इसको मतलब इसका क्या करे, सवाल ये है। तो ये बड़े सेंट्रलाइज तरीके से एक साल में उनकी जैसे बजट के लिए बैठक होती है, उस बैठक में वो बैठते हैं और उसमें उसका प्रस्ताव वो पास कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब आप नियोजन का काम नगर निकायों को देंगे तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा वित्त की जरूरत होगी, और तब राज्य वित्त आयोग के ऊपर भी, केंद्र वित्त आयोग के ऊपर भी ये दबाव जरूर आएगा कि आप अब इनके लिए फंड का एलोकेशन बढ़ाइए। अभी क्या है कि जो देहरादून का नगर निगम है, अगर हम यहाँ के संदर्भ में बात करें, वो किसी कर्ज जैसी स्थिति में नहीं,
मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो काम ही नहीं है ना उनके पास। उनको आप काम तो दीजिए, पहले नियोजन का काम तो बहुत बड़ा काम है। जब आप उनको ये काम देंगे तब उनको वित्त की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, और तब वो फिर कह सकेंगे कि हाँ हमारे पास तो पैसा ही नहीं है इसको करने के लिए। क्योंकि जब 20-20 लाख रुपया उन्होंने मांगा तो उन्होंने मना कर दिया ना, कि उन्होंने कहा हम इतना पैसा दे सकने की स्थिति में नहीं है। तो वित्त की तो बिल्कुल कमी है, लेकिन उससे पहले नियोजन का काम उनको मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो और चाहते हैं कि यह चैनल चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। नगर निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नंदनंदन पांडे जी और अजय जोशी जी की बातचीत का बाकी हिस्सा लेकर जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।